रहे कुछ। Hund's explicity, Hund's rule for maximum multiplicity, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीपल रह सकते हैं पेयर में, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके बारे में बताओ। हाँ, या फिर सिंगली फील्ड। अफबाउ प्रिंसिपल बताइए। अफबाउ प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। एन प्लस एल रूल क्या है? ठीक है, इफ द एन प्लस एल वैल्यू सेम देन हाँ, ये ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने देख ली हैं। नाउ देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, पेज नंबर 59। So that is the distribution of electron into orbitals. Distribution of electron into orbitals of an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसको कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कि किस किस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाएगा। नाउ अब it is, if one keeps in mind, so if we keep in mind ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हम अगर इन सब चीज़ों को याद रखें, बाउ प्रिंसिपल या इसके अलावा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक्सक्लूजन क्यों है? क्योंकि इट एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सेम क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। as it excludes the possibility of same set of four quantum numbers for any two electrons in an atom, इसीलिए इसको पाली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अच्छा, एंड हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं? फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, that is maximum
नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रह सकते हैं, तो उसकी वजह से इसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड of an atom can be represented, it is by two ways, दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है कि एसपीडी नोटेशन, एस के ऊपर ए, पी के ऊपर बी, डी के ऊपर सी नोटेशन। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए सोडियम का कैसे करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल का नेम दिखाया जाए, ये पिक्टोरियल नहीं है, इसमें सिर्फ नेम ऑफ ऑर्बिटल रहता है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये sp डिनोटेशन। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, ये तो हो गई बात sp डिनोटेशन की। सेकेंड इज पिक्टोरियल, ऑर्बिटल डायग्राम। सो ऑर्बिटल डायग्राम में क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम में कि जैसे स्पिन अप इन दिस रेक्टेंगुलर boxes are made for orbitals and spin up electrons are shown by arrow directed upward and spin down electrons are shown by arrow directed downward। ऐसे दिखाया जा सकता है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग का कन्फिग्रेशन। तो कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिथियम से शुरू करो, तो लिथियम में हम ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p ऐसे दिखाएंगे। तो नाउ इट इज शोन बाय नाउ, तो इसमें 3 हैं, 3 कैसे दिखाएं, 1 2, और ये समझ में आ गई बात। ऐसे सिंगल हुक भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डबल में, ये प्रैक्टिस में। डबल एरोड हुक भी दिखा सकते हैं, सिंगल भी चलता है। बुक में डबल एरोड है, बेरिलियम में 4, तो कैसे दिखाएंगे, तो बेरिलियम में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, समझ में आ गई बात। बोरॉन, तो बोरॉन में कैसे दिखाएंगे, अब इसमें पी में चला जाएगा, तो 1 2 1 2 और पी में 1 चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर एसपीडी नोटेशन है 1s2 2s2 और 2p1, तो यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये एसपीडी है नोटेशन, SAPBDC ये नोटेशन है। इसमें जैसे लिथियम दिखाया तो ब्रैकेट में कॉमा लगाया, 1s2 2s1। बेरिलियम दिखाया
1s2 2s2। ऐसे अब बोरॉन हो गया, ये ऑर्बिटल नोटेशन है, ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा, इसी तरीके से बोरॉन के बाद कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन कैसे आएगा? सो नाउ एक और एक पेयरिंग नहीं होगी ना, तो कार्बन 1s2 2s2 2p। तो यहाँ हमने कौन सा रूल लगाया? पेयरिंग नहीं की, बताओ कौन सा रूल लगाया? हाँ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबशेल्स आर नॉट सिंगली फिल्ड, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति झुंड में रहने की नहीं होती, वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं। 1s2 2s2 2p3, ये हो गया, 7 हो गया। सो यहाँ क्या हो गया? अब बताओ, अब क्या करें? सबने एक एक आ गया, अब क्या किया जाए? वन एस टू एस टू पूरा बोला करो तो समझ में भी आए मुझे क्या बोल रही हो। एफ तो 9 है, तो 9 को कैसे करें? ठीक, अच्छा फिर नियॉन को कैसे करें? तो ऑर्बिटल नोटेशन देखो आपकी बुक में बना हुआ है ये सब। तो 1 2 3 4 ये, सो नियॉन 1s2 2s2 और 2p6। कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा हमने लगा दिया, ये गलत है। सो ये हमने ऑर्बिटल और ये दोनों नोटेशन देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी कि व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट डज इट मीन बाय कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? So the electrons in outermost shell is called valence electron, ठीक है। एंड वैलेंसी क्या होती है? और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और क्लोरीन में कितने हैं। ये क्या 11, ये 17 है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, और यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। 3d में नहीं गया, 4s में गया। क्यों गया 4s में? क्योंकि d की एनर्जी हायर है, 4s की कम होती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि द इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ज़्यादा हो गए क्या? 10 7 17, हमने ज़्यादा ही लगा दिए। तो इतने नहीं होंगे, कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ 5 हो जाएंगे कि नहीं? चेक करो, 10 और 7 17 हो गए। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हुए? जो थर्ड शेल में हुए।
तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ और इसमें कितना हुआ 7, और वैलेंसी क्या होती है, सो दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी का पता चलता है। सो 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी 1 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और that is shared during formation of chemical bond is known as valency. The number of electron transferred or shared by an atom to complete ऑक्टेट या डुप्लेट, किसी किसी में डुप्लेट भी होता है, ठीक है। एज पर बोर एंड बैरी रूल, वो कहते हैं कि बाहर वाली की जो ऑर्बिट है उसमें जो भी शेल है एनर्जी लेवल उसमें 8 होने चाहिए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन is called its valency. It is either equal to the number of outermost valence electron. It is either equal to the number of valence electron or 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो या तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ के केस में 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं, 8 माइनस 7 बोलो होता है, ये तो पहले से पढ़ती चली आ रही हो। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन excluding the valence electron which do not participate in chemical bonding, the electrons excluding valence electron which do not participate in chemical bonding are called core electron। तो उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अब जैसे कोर इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो सोडियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये जो आउटर मोस्ट है उसे क्या कहेंगे, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर के हैं अंदर वाली शेल के फर्स्ट एंड सेकेंड शेल, ये तो थर्ड शेल हुई, जो आउटर मोस्ट शेल है उसी में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अंदर वाली शेल है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड शेल, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी तरीके से क्लोरीन में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो ये जो थर्ड शेल के हैं ये क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग बताओ, वैलेंसी की स्पेलिंग बताओ, ए आएगा कि ई आती है, ए होता है, तो इसे ए करते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड शेल। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो कि वी आर नाउ फेमिलियर विद दिस कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज,
एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जस्ट होल्ड, तो हो गई। वॉट डज इट मीन बाई न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज से क्या समझती हो आप? न्यूक्लियर चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट एट सेंटर of atom is called nuclear charge. It is represented by Z, इसको Z से रिप्रेजेंट करें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? That is Z effective, the force, the positive, net positive charge experienced by outermost electron under the screening effect of inner shell electrons, यानी बाहर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा पॉजिटिव चार्ज का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंदर वाले शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंदर वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो उसे रिपेल नहीं करेंगे। तो मान लीजिए इसमें प्लस चार्ज है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम का है, तो क्या उसे पूरा इफेक्ट मिल पाएगा? या द नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नेट कूलम्बियन अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कूलम्बियन अट्रैक्शन experienced by outermost electron under screening effect। स्क्रीनिंग का मतलब ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे देखने नहीं दे रहे न्यूक्लियस को, वो इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो उसे टीवी देखना पड़ा है तो इधर उधर झांक के देखना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर अंदर घेरे हुए हैं सब। तो इसको कहेंगे कि इन्होंने स्क्रीन लगा दी है। अब ये कैसे देखे? या शील्ड है, बीच में ढाल पैदा कर दी, तो ढाल हो, तलवार मारो ढाल पे तो फिर वो रक्षा करती है। तो इसका मतलब है इसको इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, ये शील्डिंग कर रहे हैं। सो अंदर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव, कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितना नेट अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी में। वो उसे बाहर फेंकना चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन न्यूक्लियस अंदर बुला रहा है। तो ये फोर्स रिपल्सिव है इनर इलेक्ट्रॉनों का इसके लिए, लेकिन न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन है वो पास बुला रहे हैं, फिर भी ये रुक जाता है, क्योंकि डोमिनेट कौन करता है? न्यूक्लियस का फोर्स। तो ये रह गया है, तो वो कितना अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है? कुछ रिपल्सन है और कुछ अट्रैक्शन है। जब दो फोर्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या वो आपस में कट जाते हैं और एक नेट बैलेंस फोर्स बचता है? बताओ। जैसे एक रिपल्सिव फोर्स है, उसे बाहर भेजना चाहता है और सेंटर अट्रैक्ट करना चाहता है, तो फोर्स कट जाएंगे कि नहीं? और तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट अंडर द रिपल्सिव फोर्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, ठीक है, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इट इज़ ऑलवेज लेसर देन द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो भी है वो तो अगर कोई भी ना होता तब वो इलेक्ट्रॉन जितना एक्सपीरियंस करता, ऐसा तो सिर्फ किस्मत वाला हाइड्रोजन ही है, बाकी तो किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। तो इस तरीके से इट इज़ ऑलवेज लेसर देन द न्यूक्लियर चार्ज। नाउ it is always lesser than the nuclear charge. What does it mean by screening effect? That is the inner shell electron offers a repulsion to outermost electron, ठीक है। ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, outermost electron is most loosely bonded electron to atom, क्योंकि उसे सब लोग भगाना चाहते हैं। outermost electron is most loosely bonded electron, and if energy is supplied to atom then this is the only electron which क्या होता है, ionizes, and if energy is supplied to the atom then this is only electron which ionizes, This is also outermost electrons also participate in chemical bonding, क्योंकि वो loosely bonded हैं। So outermost electrons only participate in chemical bonding. Degeneracy of cell, degeneracy of orbitals. So orbitals of different shapes and orientation, orbitals of different shapes and orientation, if occupied by electron, have difference in energy level, in energy level. However, if they are unoccupied, then all orbitals of various subshells in a particular shell, ठीक है, जब भी अब अनऑक्युपाइड है, लूज देयर आइडेंटिटी, that is shape and orientation. And
come at same energy level. It is called degeneracy. As soon as it starts getting filled up, तो जैसे जैसे ये फिल्ड अप होने लगेंगी, डिजेनरेसी इज लिफ्टेड. डिजेनरेसी, जिसको कि मृत्यु भी कहते हैं, डिजेनरेसी इज लिफ्टेड और डिजेनरेसी स्प्लिट्स. And they come in their original shape and orientation. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये सब एक साथ हैं और ये 1 2 3 और 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो और फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो, फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर इसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, इनमें भी इलेक्ट्रॉन हो जाए और इनमें भी इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसको कहेंगे डिजेनरेसी इज लिफ्टेड अप. It is degenerated orbitals. Rated orbitals. और ये degeneracy lifted up या splits. So 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये चीज़ें. फिर और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने तो एक ही एक दिखाया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ 2 होंगे. नाउ ये तो बात हमने देख ली कि डिजेनरेसी कैसे होती है और कैसे लिफ्ट अप होती है. नेक्स्ट इज नोड. नोड क्या होता है? The region around nucleus where no electron, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नील हो, where probability of finding electron is nil, finding electron is nil. ठीक है, is called node, उसे नोड कहते हैं. तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो s ऑर्बिटल में 1 है, 2 है और 3 है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 1s ऑर्बिटल है. फिर इसके बाद जो 2s हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लेकिन उसके बीच में कुछ जगह खाली होगी, कंटिन्यूटी में नहीं होंगे. ठीक है, तो ये 1s और 2s है. और इसी तरीके से हम और आगे बढ़ें तो क्या होगा, 3s में भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, तो इनके बीच में एक नोडल सरफेस है. तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, क्या नोडल सरफेस है? बताइए.
नोड है कि नहीं यहाँ पे, नोडल सरफेस। तो अगर हम देखें तो जैसे कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन का डायग्राम, अगर मान लीजिए किसी में 1s इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1s इलेक्ट्रॉन जिसमें हैं उसमें सिर्फ 1s में ही रहेंगे, तो 1s का। और अगर मान लो 1 में भी इलेक्ट्रॉन है और 2 में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से 1 से ये ऐसे उठेगा और ये इस तरीके से जाएगा। और किसी में क्या होगा, 1s में भी होगा 2s में भी होगा, तो 1s फिर ये ऐसे उठेगा, फिर इसके बाद ये ऐसे होगा। सो इट इज़ 2s के लिए है कि 2s ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन कभी कभी 1s में भी चले जाया करते हैं, 2s के ही हैं लेकिन यहाँ भी चला जाएगा। और जो 3s का है उसको सुविधा है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। 3s में मतलब नहीं है कि स्टिक, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा होता है। अब ये चीज़ तो हमने डायग्राम किसका बना दिया कि साई, उनकी लोकेशन, लोकेशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इसको कहते हैं डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और दूरी, ये रेडियस है, तो ये जो रेडियस है सेंटर से नैनोमीटर में, फ्रॉम आर क्या डिनोट करता है कि न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, दूर जाओगे तो उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नील हो जाएगी। तो आर क्या है, इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस नैनोमीटर में। वैसे भी जो एटम है वो 10⁻⁻10 होता है, तो नैनोमीटर में दिखाया गया। और इसमें इसकी वैल्यू भी लिखी गई है कि 0.4 नैनोमीटर, 0.8 नैनोमीटर, ऐसे किसी एटम के लिए लिखी गई है कि 0.4, 0.8 और इसी तरीके से 0.4, 0.8 ऐसे चलता चला गया है। और वेव फंक्शन है कि वेव फंक्शन ये है। लेकिन अब इससे हम प्रोबेबिलिटी का डायग्राम भी बना सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का डायग्राम बनाएं तो यहाँ से जब इसी का स्क्वायर कर दें तो देखेंगे कि आगे इसके बिल्कुल प्रोबेबिलिटी 0 है। अब इसी का साई का स्क्वायर कर दो तो इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये है साई इज वेव फंक्शन। साई क्या कहलाता है, वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आगे बढ़ने पर, न्यूक्लियस से आगे बढ़ने पर, ये न्यूक्लियस है, अगर आप देखो तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से आगे बढ़ो तो आगे बढ़ने पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दिखाया गया है कि 0 हो गई। लेकिन अगर ये तो 1s के लिए है, 2s के लिए क्या होगा कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी पहली, फिर ये दूसरी, फिर 0। तो ये साई स्क्वायर का फिर फंक्शन है। और ये इस साइड पे रेडियस है, जैसे जैसे हम नैनोमीटर में आगे बढ़ रहे हैं। और जो तीसरी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, ये और ये, यानी जो 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी कभी 1s में भी आ जाया करेंगे, फिर 2s में भी चले जाएंगे, फिर 3s में चला जाएंगे। तो इट इज़ नैनोमीटर में ये भी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ गई कि क्या है प्रोबेबिलिटी, बोलो बताइए। अच्छा, नोडल सरफेस तो आपको समझ में आ गई कि ये जो बीच की 3 डायमेंशनल एक सरफेस है। अच्छा, नोडल सरफेस, जो नोड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो नोडल सरफेस भी हो सकते हैं और नोडल प्लेन भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकती है, नोडल सरफेस भी हो सकता है और नोडल प्लेन। हम पेज नंबर 54 की बात कर रहे हैं। नोडल सरफेस और नोडल प्लेन हो सकता है। 2 तरीके के नोड होते हैं, हम इन दोनों को देखें ये होते क्या हैं। अच्छा, ये देखो
मान लीजिए कि अगर मैं एक p ऑर्बिटल की बात करूं, तो p ऑर्बिटल, p सबशेल में 3p ऑर्बिटल होती हैं, एक p x p y p z बोलो, होती है कि नहीं होती है? p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3। और इसी में और बड़ी ऑर्बिटल हो जाए तो क्या हो बताओ? तो वो 2px के बाद 3 आ गई, और फिर उसके बाद ये आ गई। तो इसे मान लो pz माना, ये 3pz है, जबकि इसे क्या कहा? 2pz। ये क्या है? 2py। ये क्या है? ये क्या है? 2px। और ये क्या है? 3px। यहाँ तक समझ में आ गया? और सभी ऑक्युपाइड हैं, तो अगर सभी ऑक्युपाइड हैं तो इसमें तो पूरा भरा रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑर्बिटल में पूरा रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ऐसे नोड रहेगा, पूरा नहीं भरा रहेगा, बीच में खाली रहेगा ये। और इसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात रहेगी, इस वाली में भी, कि ये तो पूरी भरी रहेगी, और लेकिन जो इधर वाली रहेगी वो क्या, वो पूरी भरी रहेगी? ये खाली रहेगी बीच में, नहीं तो डिस्क्रिमिनेट कैसे कर पाओगी? एनर्जी लेवल फिर डिस्क्रीट नहीं रह जाएगी। और इसी तरीके से जो थर्ड वाली है, थर्ड वाली में क्या रहेगा कि ये तो पूरी भरी है, लेकिन जो ये वाली है ये कैसी है? ये खाली है। तो ये इनके बीच में भी नोडल सरफेस हैं, जैसे एस में थी वैसे इसमें भी है कि नहीं? बताइए, इतना समझ में आया नोडल सरफेस कि कहाँ है नोडल सरफेस? क्या ये सब नोडल सरफेस हैं? हाँ या नहीं? अच्छा, अब किसी भी p ऑर्बिटल में आओ, क्या p ऑर्बिटल में अगर बीच में यहाँ पे एक पेपर रख दो बीच में ऐसे, तो इस रीजन में क्या आपको यहाँ पे ये नोडल प्लेन नहीं मिल रहा है? ये क्योंकि आप ये देख लो कि ये है और ये ऑर्बिटल है, तो ये बीच में अगर एक कागज रख दो तो यहाँ पे खाली है कि नहीं? ये नोडल प्लेन है भाई, दो फूल हैं, अब वो बीच में एक हाथ लगा दो दो फूल के बीच में, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कि नहीं है? होगी? बताओ, नहीं होगी। सो इट इज एम्प्टी स्पेस, फूल यहाँ से बीच में तो न्यूक्लियस है, तो ये नोडल सरफेस है, लेकिन ये क्या है? क्या ये नोडल प्लेन है? मान लीजिए कि अगर ऐसी p ऑर्बिटल हो, तो क्या ये नोडल प्लेन यहाँ से जाएगा? ये वाला होगा। और अगर ऐसी p ऑर्बिटल होगी तो क्या होगा? तब नोडल प्लेन क्या यहाँ से जाएगा? बोलो। नोडल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? एंगुलर नोड। इसे क्या कहते हैं? समझ में आई बात कि नहीं? और जो ये बताओ, ये सेंटर के चारों तरफ ये जो चीज होती है, ये क्या रेडियल नोड है? सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे ये खालीपन है, तो ये कैसा नोड है बताओ? रेडियल नोड। इसको क्या कहते हैं? रेडियल नोड। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे पीछे एस वाले में देखा था
तो एस वाले में ये सारे नोड्स क्या थे? क्या ये रेडियल नोड नहीं है? सेंटर से रेडियली इतनी दूरी पर खाली खाली है, तो इसे क्या कहेंगे? रेडियल नोड है कि नहीं? इतने डिस्टेंस पे जाओ कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मिलेगा? और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इतने डिस्टेंस पे चले जाओ कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दो तरीके के नोड होते हैं, जिसको मैंने कहा नोडल सरफेस। तो एक हुआ उसमें कौन सा नोड? क्या रेडियल नोड हुआ? और दूसरा कौन सा हुआ? क्या एंगुलर नोड हुआ? बोलो, ये एंगुलर नोड दिखाया कि नहीं? अच्छा, अब जरा देखो कि ये अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में क्या दो ऐसी सरफेस हैं जहाँ जो खाली खाली हैं? एक यहाँ पे पेपर रख दो तो ये वाली सरफेस खाली है कि नहीं बीच में, और एक यहाँ रख दो, यहाँ भी नहीं खाली है। बोलो, हाँ है? ओके, तो बताया करो। ओके, डी में देखो, सो डी ऑर्बिटल में आपको दिख रहे हैं नोड्स दो, बताइए। सो रेडियल नोड्स इन एस ऑर्बिटल्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नोड्स होते हैं या खाली जगह, वो कैसे हैं। तो ये देखो रेडियल नोड्स दिख रहे हैं एस में, जो खाली जगह हैं। अगर मैं इसे और थोड़ा सा क्लियर दिखाऊं तो इसे कट करके भी दिखाया जा सकता है। देखो ये कैसी खाली है, तो ये कैसी ऑर्बिटल्स है? मतलब क्रॉस सेक्शन स्फेरिकल है। 3s में कितने रेडियल नोड्स हैं? बोलो, चलो अच्छा 3s ना देखो, 2s में बताओ, 2s में कितने रेडियल नोड्स हैं? 2s में ये थर्ड वाली छोड़ दो, एक रेडियल नोड नहीं दिख रहा है 2s में, एक ही तो नोड है। 2s तक जाओगी तो, और 3s में कितने हो जाएंगे? अच्छा, तो ये बात आपने जान ली। अब मेरा कहने का मतलब है, आपने हमें दो बातें बताई अभी तक कि 1s में कितने रेडियल नोड हैं, बताओ। 1s कंटेन्स 0, और 2s में, और 3s में, 4s में, एक और बढ़ा दो उसमें, तो कितने होंगे बताओ? एक और ऑर्बिटल बना दो, 3 नहीं हो जाएंगे? जैसे मैंने 3 ऑर्बिटल बनाई है, एक और बना दो 4s, तो एक और नोड नहीं क्रिएट हो जाएगा? बोलो, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? इज इट क्लियर? तो ये जो नोड का फार्मूला बता रही हैं, ये कौन सा बता रही हैं? रेडियल नोड होता है n-l-1। क्या फार्मूला है? n-l-1। जरा यहाँ करो, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1। l की वैल्यू कितनी है?
एल कितना है बताओ, 0 और -1 तो कितना आया 0। यहाँ पे करो जरा, फार्मूला लगाओ। 2 माइनस 0 माइनस 1 यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 1 और 4 - 0 - 1। अच्छा 55 पेज में सबसे नीचे वाली लाइन देखो, क्या ऐसा ही लिखा है रेडियल नोट्स का फार्मूला। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि 2p में कितने रेडियल नोड हैं, देख लो ऊपर। 2p में, ये है 2p, कितने रेडियल नोड हैं? बहुत अच्छा, तो 0 नोड है, इसमें भी फार्मूला लगाओ यही वाला। क्या लिखूं? 2 माइनस 1 माइनस 1 3p में कितने रेडियल नोड हैं? देख लो, 1 एक ही तो मिलेगा कि नहीं 3p तक, क्योंकि 1p तो होता नहीं है, तो इस पे भी फार्मूला लगाओ। 3 माइनस 1 माइनस 1 अच्छा इसी तरीके से 4p में 2 हो जाएंगे, तो 4 - 1 - 1। अच्छा ये मुझे बताओ 3d में कितने रेडियल नोड होंगे? क्योंकि 3d से ही 3d ऑर्बिटल शुरू होती है, उससे पहले तो होती नहीं। फार्मूला लगाओ। 3 माइनस 2 माइनस 1 4d में कितने होंगे? 1 अच्छा इसी तरीके से अगर मैं 5d की बात करूं तो 2 हो जाएंगे। ये मुझे बताइए 4f में कितने रेडियल नोड होंगे? f तो 4 से ही शुरू होता है, पहली शेल में s, दूसरे में sp, तीसरे में spd और चौथे में spdf। तो 4f से छोटा तो कोई f होता नहीं है, तो 4f में कितने रेडियल नोड? बताइए, 0 लगाओ फार्मूला। 4 माइनस 3 माइनस 5f में 1 5 - 3 - 1, बस इतना ही छोड़ दीजिए। ये मुझे बताइए कि जो p आपने देखा, तो p ऑर्बिटल्स हैं, p सबशेल की 3 ऑर्बिटल हैं, तो p सबशेल में कितने एंगुलर नोड हैं? बताओ। p सबशेल में, जैसे p सबशेल की हमने बात की, तो उसमें कितने एंगुलर नोड हैं? ये एक एंगुलर नोड हो गया किसी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो मान लीजिए मैं p की बात करूं, तो नाउ सम ऑफ, अब हम एंगुलर नोड्स की बात करें तो कितने एंगुलर नोड्स हो जाएंगे? ओके, तो ये देखो, तो किसी अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, मान लो 2s की बात करते हैं, तो इसी तरीके से हम 2p में भी किसी की बात करेंगे। p की तो px भी होगी, py भी होगी और pz भी होगी। तो p, मान लीजिए ये pz है, तो pz में कितने एंगुलर नोड होंगे? एक होगा। इसी तरीके से ये px है, उसमें एक होगा, और py में कितना होगा? एक। क्या 2px 2pz में भी एक ही होगा, और 3pz में भी एक ही होगा, और 4pz में भी एक ही होगा? क्योंकि वही होगा सिंगल। अगर आप सिर्फ एक ही
एक कोई, ये देखो मान लीजिए ऑरेंज वाले को, तो एक ही तो नोड होगा, चाहे 2pz के लिए 3pz के लिए जितनी भी pz है सबके लिए एक ही, यहीं से तो सिर्फ एक प्लेन गुजरेगा। बोलो। तो इस तरीके से जब हम एंगुलर नोड की बात करते हैं, और डी में कितने एंगुलर नोड मिलेंगे? सो डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड है बताओ? एक ये है और एक कैसा है? तो टू एंगुलर नोड। और चूंकि जो एफ ऑर्बिटल है वो ट्राई लोब्ड है, तो उसमें कितने एंगुलर नोड मिलेंगे? तो एफ ऑर्बिटल में ट्राई लोब्ड है, यहाँ बनाया नहीं जा सकता है। सो एफ ऑर्बिटल हैज हाउ मेनी एंगुलर नोड? 3 एंगुलर नोड, क्योंकि ये, और एस ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड है? कोई प्लेन गुजर सकता है क्या? हैज 0 एंगुलर नोड। तो अगर मैं एंगुलर नोड का फार्मूला बताऊं तो एल है किसी के लिए, तो चाहे कोई भी हो, मान लो 1p, तो उसमें p की पहले s की ले लो, तो 1s में कितने एंगुलर नोड है बताओ? 2s में, 4s में, 2p में। एल लगाती जाओ, लगाइए। 2p में कितने हैं? 1 होंगे कि नहीं हर एक p में? और d में, क्योंकि ये ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो और इसी तरीके से 4f में और 5f में भी 3। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? ये n माइनस एल माइनस 1 और ये l, तो इनको जोड़ो तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नोड्स, सो दैट विल बी n माइनस एल माइनस 1 और प्लस l, तो वो कितने हो जाएंगे? क्या n माइनस 1 हो जाएगा? सो दीज आर द टोटल नोड्स। देखो लिखा है कि नहीं, हाउ मेनी नोड्स आर देयर। तो नोड के बारे में आपको समझ में आ गया कि कितने नोड्स होते हैं। दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ वी मूव अहेड। अच्छा, नाउ ओके, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पेज नंबर 57 पे आइए, ठीक है। सो 57 में एक और भी चीज कही गई है कि द इलेक्ट्रॉन, the orbital in which electron resides most of the time is called its ground state, and the orbital in which electron goes for a fraction of period of time, बस थोड़ी देर के लिए जाता हो, उसे क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जहाँ वो ज़्यादातर समय, हाँ जहाँ ज़्यादातर समय रहे, द ऑर्बिटल in which electron remains for most of the time is called ground state. However, the orbital in which electron goes for a fraction of period of time, बहुत थोड़ी देर के लिए जाए,
इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वहाँ पर वो कितनी देर के लिए जाएगा? 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए जाएगा, बस इससे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा स्टेट। सो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ पीरियड का मतलब है 10⁻⁻8 सेकेंड। तो अगर मान लिया जाए कि सोडियम के बारे में बात कर लो, तो सोडियम में जो ये इलेक्ट्रॉन है लास्ट, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, थर्ड स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए। और लेकिन इसके ऊपर वाली जो स्टेट होगी वो इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, n = 4। तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसके ऊपर वाली क्या कहलाएगी? n = मान लो 5 ले लिया जाए, तब क्या कहलाएगी? वो कौन सी स्टेट है? तो इट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जबकि हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, ये तो सोडियम का केस बताया। हाइड्रोजन के केस में यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और जबकि n = 1 इसकी कौन सी स्टेट है? इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। बाकी एक क्लास अभी और आपकी लगेगी 12:15 से लगेगी। इतना ही रखो।